हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जी गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना मैं मैकेनिक्स चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस 5 मिनट की वीडियो में, जो कि आपके जेई मीन्स 2026 में आने के वेरी हाई चांसेस है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। A bob of mass m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical motion, as shown in the figure. Initially, by applying horizontal velocity v naught at the point A, the string becomes slack when the bob reaches the point D. Of course, ये बात है, जब मैं यहाँ से स्ट्रिंग को छोड़ूंगा और जब वो डी पे जाएगी तो फिर वो स्लैक हो जाएगी, मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी एंड सी, तो मेरे को बी और सी पे जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वो बताना है। मेरे को ये पता रहता है कि डी पे टेंशन खत्म हो जाती है और ए पे मैक्सिमम टेंशन रहती है। और अपने को ये भी पता रहता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो डाउन मोस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे मेरे को मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है √5gh, तभी जाके पूरा सर्कुलर मोशन खत्म करती है। यहाँ पे √5gr मतलब r रेडियस है, तो √5gl देंगे अपन लोग। तो ये अपने को ये तो पता है कि अगर वो डी पे जा रहा है मतलब ए पे उसकी वेलोसिटी √5gl है। अब मेरे को बी पे और सी पे बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन लगानी है। तो पहले मैं लगाता हूँ ए पे और बी पे। तो ए पे तो सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर। बी पे इसके पास दोनों है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। एच जो ये हाइट है, ये हाइट कैसे निकालूंगा, ये 60 डिग्रीज है, ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा एल कॉस 60। एल कॉस 60 एल/2 होता है, मतलब ये जो हाइट है ना ए से बी तक की, ये एल/2 है। तो यहाँ से एम जी एल/2 आ गया, तो इसको सॉल्व करके मैं वी बी निकाल लूंगा, मतलब हाफ एम वी बी स्क्वायर निकाल लूंगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी आ जाएगी। सिमिलरली अब मैं ए और सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। तो ए में हाफ एम वी ए स्क्वायर अगेन, और सी में हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस ये मैंने निकाला ही है, इतना है, ये तो मेरे को पता है एल है, और ये मैं निकाल सकता हूँ अगेन एल/2 हो जाएगा। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट के लिए हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एल/2, क्योंकि ये डिस्टेंस एल/2 एक्स्ट्रा हो गया, ये एल प्लस ये एल/2, वो टोटल हाइट चाहिए ना। तो यहाँ से मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यहाँ से मैं हाफ एम वी सी स्क्वायर निकाल लूँगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी एच सी है। तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी एच बी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी एच सी मिल गई, दोनों का रेशियो निकाल लूँगा, वो 2 आएगा। 2 मेरा राइट आंसर है। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाना है, और जो सबसे डाउन मोस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी टू कवर द एंटायर सर्कल इज गिवन बाय √5gr। उसके बाद आपको किसी भी पॉइंट पे पूछा है, आप सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगा दो या फिर सेंट्रीपिटल इक्वेशन लगा दो, वहाँ से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A car of 800 grams is taking turn on a banked road of radius 300 meters and angle of banking 30 degrees. If coefficient of static friction is this much, then the maximum speed with which car can negotiate the turn safely. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल बैंकिंग का क्वेश्चन है। जेईई मेंस में हर बार किसी न किसी स्लॉट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बैंकिंग के लिए जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला इज गिवन बाय रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे मेरे को पता ही है थीटा इज द एंगल जो मेरे को 30 डिग्री दिया हुआ है, और म्यू है मेरा कोफिशिएंट, तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। मेरे को सारी वैल्यूज पता है, मैं सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रखूंगा, मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मतलब अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जेईई मेंस में आने के वेरी हाई चांसेस है, किसी ना किसी स्लॉट में ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। फिर है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with center located at the origin, a circular hole of radius 5 centimeter is cut from the disk in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disk. The distance of center of mass of residual or remaining disk is, मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ मास का सवाल है। एक डिस्क दी हुई है, वहाँ से अपन ने एक छोटी सी डिस्क काट के निकाल दी, तो जो बची हुई डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना शिफ्ट होगा वो अपने से पूछा है। तो मेरे को ये पता है कि जो मैं मास निकाल देता हूँ उसको मैं नेगेटिव मास की तरह ट्रीट करता हूँ, तो वैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब मेरे को ये भी पता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो पता है कि इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 20 स्क्वायर। तो इसका मास मैं 400 पाई ले सकता हूँ, और जो होल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया हो जाएगा 25 पाई, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो मैं इसको मास से इक्वेट कर सकता हूँ। अब मेरे को निकालना है फाइनल सेंटर ऑफ मास, उसका मास है 400 पाई, उसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे ही है, जो मेरा ओरिजिनल प्लेट था जिसमें कोई भी होल नहीं था, माइनस जो मैंने मास निकाला है उसका मास है 25 पाई, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मेरे को ये दिया हुआ है कि दैट द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क, क्योंकि वो डिस्क के एज को टच करती है। इसका मतलब वो डिस्क के एज से उसका जो सेंटर है वो 5 सेंटीमीटर भी होगा, क्योंकि उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द होल एंड सेंटर ऑफ द लास्ट डिस्क इज गिवन बाई 20 - 5, सिंपल, क्योंकि वो
डिस्क के एज से 5 सेंटीमीटर पे होगा, और जो ओरिजिनल डिस्क थी उसके सेंटर से मेरे को डिस्टेंस निकालना है। सो टोटल डिस्टेंस 20 है, -5 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 में +15 भी ले सकता हूँ, -15 भी ले सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए इसलिए मैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ ले लेता हूँ। तो हो जाएगा 15,0। ठीक है, तो इसका भी मेरे को रेडियस मिल गया, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मिल गया। इसका ओरिजिनल जिसका मेरे को पता था 0,0, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये वाला मास नेगेटिव के साथ पुट करूंगा क्योंकि ये वाला मास मैंने निकाला है, डिवाइड बाई m1 + m2। वही वैसे ही जिससे अपन लोग सॉल्व करते हैं हमेशा, सॉल्व करने पे -1,0 आ रहा है। मतलब जो नया सेंटर ऑफ मास होगा, जो नई डिस्क है जिसमें वो वाले पोर्शन कटा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास -1,0 पे होगा। मतलब सेंटर से 1 सेंटीमीटर घिसका हुआ होगा, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। अगर आपका जो प्लेट आपने निकाली है वो अगर आपने राइट से निकाली है देन इट वुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और अगर वो लेफ्ट से निकाल ली है देन दिस सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। जहाँ पे ज़्यादा मास होगा वहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली बाय 1 सेंटीमीटर। तो मुझसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल फ्रॉम द ओरिजिन वुड बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास का। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि जो भी अपन मास निकालते हैं उसको अपन लोग नेगेटिव ट्रीट करते हैं, और जो मास होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। A ball of mass 200 grams on a vertical post of height 20 meters. A bullet of mass 10 grams traveling in horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance 30 meters and the bullet at a distance of 120 meters from the foot. The value of the initial velocity पूछिए मुझसे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है। मेरे को ये पता है कि जब मेरी बुलेट इस बॉल को हिट करेगी तब वो नीचे कितने टाइम पे आएगी, वो दोनों के लिए सेम होगा, बॉल के लिए भी बुलेट के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला होता है विच इज़ गिवन बाय S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², और नीचे की तरफ से एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है वो है g, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों के लिए 0 है। तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ मैं दोनों का, √2h/g से। तो 2 × 20/10, 2 सेकेंड्स, मतलब ये 2 सेकेंड वो टाइम है जो बॉल को और बुलेट को नीचे आने में लगेगा। एक्सेलरेशन जी होगा दोनों के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन दोनों के लिए 0 है। तो मैं सिंपली यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देता हूँ। जब मेरी बुलेट इनिशियली आ रही होगी तो उसका मास मेरे को दिया हुआ है 10 ग्राम्स, ये 10 होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो इट वुड बी 10u प्लस इसका मास मेरे को दिया हुआ है 200, सो इट वुड बी 200 × 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसके 0 है। फिर जब वो कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे दी हुई है। अब ये कैसे निकाली है मैंने? ये मैं सिंपली ऐसे निकाल सकता हूँ कि ये तो मास हो गया। अब कोलिजन की वेलोसिटी में सीधे से निकाल सकता हूँ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो हाफ AT² तो 0 हो गया, और मेरे को S दिया हुआ है 30 मीटर्स और 120 मीटर्स। तो वहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ S बराबर ut, मतलब u बराबर S/t। तो 30/2 और 120/2, तो वहाँ से मेरे को फाइनल वेलोसिटी मिल गई दोनों की। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ बुलेट के पास थी, बॉल के पास कुछ वेलोसिटी थी नहीं। फिर मैं इसको इक्वेट करके सीधे सीधे सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी मेरी। ठीक है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल था। यहाँ पे 10u होगा, ये गलत लिखा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जेईई में कई बार रिपीट हुआ है। 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ each of mass m resting on the smooth horizontal floor are connected by a light spring of natural length L and spring constant K. A third block C of mass m moving with a speed v along the line joining A and B collides with A. The maximum compression in the spring is how much? सिंपल सा सवाल है। बेसिकली एक ब्लॉक है जो इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और वो उससे टकराता है, तो इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो मुझसे पूछा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ब्लॉक आके किसी स्प्रिंग मास सिस्टम से टकराता है तो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए इसके वेलोसिटी को अपने को 0 करना पड़ेगा, तभी इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो अपन लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करते हैं। mv इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, एज्यूमिंग कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो यहाँ से मैं v1 निकाल सकता हूँ, v1 वुड बी v/2। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों आपस में एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो v1 वुड बी v/2। मैं सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा। इनिशियल एनर्जी थी मेरी हाफ mv² जो इस ब्लॉक के पास थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हाफ mv1² प्लस हाफ mv1², इसलिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो इस काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में सेव हो जाएगी विच इज हाफ kx²। तो वहाँ से मैं एक्स के लिए सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग मिल जाएगा। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली कि जब भी अपने को मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना होगा तब ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपन लोग लगा देंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ये अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके मैकेनिक्स सेक्शन से, फिजिक्स से, जो कि आपके जेईई मेंस में बार बार रिपीट होते हैं।
तो इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपके पांचों क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करवा रखा है 5 मिनट के अंदर। मतलब आप कोई भी चैप्टर 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो और वो आपके जेईई मेंस के लिए पूरी तरीके से एनफ है। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसको देख लेना। जो मैंने आज ये कोशिश कराए हैं इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे ही आपके जेईई मेंस 2026 से पहले तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, जो कि आपके जेईई मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।